हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट लखनऊ। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया था कि एसएससी जेई को देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो किस तरीके से है मार्क्स का। तो उसमें हम लोगों ने जो पहला पार्ट देखा था जो था फ्लूइड एंड थर्मल साइंस। फ्लूइड एंड थर्मल साइंस। फ्लूइड एंड थर्मल साइंस में इसमें हमने बात किया था कि फ्लूइड में फ्लूइड मैकेनिक्स और क्या रहता है, फ्लूइड मशीनरी रहती है, जिसको आप लोगों ने डिप्लोमा में पढ़ा होगा हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन के नाम से। ठीक है, तो ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये वही है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट जो है ये थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स यानी थर्मल साइंस है। ठीक है, थर्मल साइंस में हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट देखा था, जिसमें बेसिक थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद आरएसी देखा था यानी कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग होता है, उसके बाद आईसी यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन, और इसके बाद पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और इसके बाद इसमें एचएमटी यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वही चीज़ है जो आप लोगों को डिप्लोमा में थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसी में सब कुछ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जेई के सिलेबस को देखा जाए तो जेई के सिलेबस के अनुसार थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स में प्रिंसिपल और लाज की बात करेंगे, नियम्स की बात करेंगे, आरएसी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, फ्रिज और एसी कूलर इत्यादि चीज़ों के बारे में, यानी कि कहीं पे टेम्परेचर को कम करना हो, हीट को निकालना हो, तो वहाँ पे आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की बात की जाती है। ठीक है, इस चीज़ से भी आप लोगों ने परिचित होगा, एसी और रेफ्रिजरेशन, इन सारी चीज़ों से परिचित होगा आप लोगों ने। आईसी इंजन जिसको आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, हिंदी में अंतर्दहन इंजन। तो ये वही है 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक जो इंजन होता था वो वाली चीज़ है। उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग में भी कुछ वही सारी चीज़ें मिलेगी, जिसमें आप लोग बॉयलर पढ़े थे, टरबाइन पढ़े थे, नोजल पढ़े थे, ये सारी चीज़ें, तो उसमें वही है, कंप्रेसर पढ़े थे, इत्यादि सारी चीज़ें किसमें आ जाएगी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। और एचएमटी में हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ये तो देखा जाए तो एक तरीके से इंटरमीडिएट में ही काफ़ी चीज़ें इसकी पढ़ लेता है आदमी की, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जिस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बेसिक लॉज और प्रिंसिपल को समझना पड़ता है कि किस प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है, तब जाके हम उस प्रिंसिपल से कोई डिवाइस बनाते हैं और वो डिवाइस जो है उस प्रिंसिपल पे काम करती है, और तब जाके उसका एप्लीकेशन हो पाता है। ठीक है, और ऐसी बात है भी, इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या होता है, इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है एप्लीकेशन, अर्थात जो भी नियम और प्रिंसिपल पता है उसका प्रयोग करके हम कोई ऐसी डिवाइस बनाएं, कुछ ऐसा चीज़ बनाएं जो कि मानव जीवन को, जो कि मनुष्य के जीवन को, भौतिक जीवन को आसान बनाए, और हम आसानी से अपने जीवन को बिता सकें, और हमारा कार्य क्या हो जाए, सरल हो जाए। वही उसी का नाम क्या है, इंजीनियरिंग है। और एक बात और, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि क्या रखना, इकोनॉमी, अर्थात कोई भी चीज़ आप करें, कुछ भी बनाएं, शानदार से शानदार चीज़ बना दें, उसके साथ में इकोनॉमी होना चाहिए। अर्थात इकोनॉमी का मतलब कि वो जो है सस्ते यानी कि कम मूल्य पर, अर्थात अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा ही बना दिया जो कि बहुत ज़्यादा कास्ट प्राइस इत्यादि चीज़ें आ गई, तो फिर वो अफोर्डेबल नहीं होगा, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि यूजलेस हो गया, लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जिस तरीके से मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, जिस तरीके से मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग किसी मोशन को समझने के लिए, या बॉडी के बिहेवियर को समझने के लिए, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने के लिए, डिजाइन ऑफ मशीन को, थ्योरी ऑफ मशीन को, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैकेनिक्स आना चाहिए। मैकेनिक्स अगर आपका बेस ठीक है तो आप उन सारे सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। ठीक उसी तरीके से यदि आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स ठीक है तो बाकी इसके एप्लीकेशन को आप खूब आसानी से समझ पाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक थर्मोडायनामिक्स। क्या शुरू करेंगे? बेसिक थर्मोडायनामिक्स। इस बेसिक थर्मोडायनामिक्स को टॉपिक वाइज एकदम से सीक्वेंस में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और
उसको अच्छे तरीके से लिख करके और नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, शुरू करेंगे बेसिक थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम लोग बेसिक थर्मोडायनामिक्स। बेसिक थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, बिल्कुल बेस है ये सब्जेक्ट, नाम ही है इसका बेसिक थर्मोडायनामिक्स। तो इस बेसिक थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स को अगर देखा जाए तो थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मोडायनामिक्स ये जो है थर्मोडायनामिक्स, ये दो शब्द से मिला है, मिलकर बना है थर्म और प्लस डायनामिक्स। इसका मतलब होता है हीट अर्थात उष्मा, और इसका मतलब होता है डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। अर्थात इस सब्जेक्ट में इसके नाम से अभी तक केवल इतने के नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है या फिर ये ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हीट का मोशन किस तरीके से होता है, उसके लिए लॉज किस तरीके के होते हैं, नियम कैसे होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मोशन के लिए नियम दिया था, बॉडीज के मोशन के लिए नियम दिया था, रिजिड बॉडी मोशन के लिए न्यूटन साहब ने नियम दिया था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ, और उस नियम के आधार पर बॉडी मोशन करती है। ठीक उसी तरीके से हीट किस तरीके से मोशन करता है, हीट कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो थर्म का मतलब हीट और डायनामिक्स का मतलब मोशन। आज थोड़ा सा बेसिक पहला लेक्चर है, तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा इस सब्जेक्ट का। उसके बाद धीरे धीरे हम अंदर सब्जेक्ट में घुसते चले जाएंगे और लास्ट तक चलेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो हीट का मोशन होने वाला है, हीट के मोशन के बिहेवियर के तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये जो पांचों सब्जेक्ट है, थर्मो, आरएसी, आईसी, पावर प्लांट और एचएमटी, इसमें केवल हीट से खेलना है। ठीक है, हीट से ही खेलना है कि हीट क्या कर रही है, हीट क्या कर सकती है, कब निकालना है हीट, कब सिस्टम को देना है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं हीट मोशन। तो हीट के मोशन की बात करना है, तो अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो है सब्जेक्ट किस तरीके से चीज़ों को जोड़ता है। तो पहले अगर बात करें कि नेचर की बात करें, तो नेचर ने, प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दिया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों को प्रकृति ने एक सीक्वेंस में और एक निश्चित वे में बना करके दिया है। जैसे प्रकृति ने इस तरीके से हम लोगों को दिया है कि यदि ये वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो ये वाटर अगर यहाँ से यहाँ आना होगा तो यहाँ से वहाँ वाटर अपने आप आ जाएगा। यानी कि वाटर जो होगा ये हाई हेड से लो हेड की तरफ अपने आप आ जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, हाई हेड से कहाँ आ जाएगा, ये लो हेड की तरफ ये अपने आप आ जाता है। ये प्रकृति का ऐसा नियम है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम हीट की बात करें तो हीट को देखा जाए तो हीट जो है ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर अपने आप फ्लो करती है, लोअर टेम्परेचर की ओर अपने आप फ्लो करती है। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से कुछ प्रोसेसेस प्रकृति ने ऐसा दिया है जो कि दोनों डायरेक्शन में हो सकती हैं, और कुछ प्रोसेसेस ऐसा दिया है प्रकृति ने जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में हो पाएगा, उसको रिवर्स करेंगे तो दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ये बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही थी और अचानक से इस बॉडी को यहाँ पर क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। इस बॉडी को यहाँ पर, ये बॉडी मोशन कर रही थी, अचानक से इसको यहाँ पर ला करके रोक दिया गया। मान लीजिए अचानक से इसको ले आकर के यहाँ पर रोक दिया गया, तो जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी अचानक से इसमें संचित हो जाएगी, यानी कि ये जो है इंटरमॉलिकुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि इसको यदि ब्रेक लगाकर रोका गया है, फ्रिक्शन जनरेट करके यहाँ पे रोका गया है, तो इंटरमॉलिकुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हीट में भी कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद डेसिपेट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो अगर ये कहा जाए कि उल्टा किया जाए कि यदि इसको हीट दिया जाए या फिर उतनी ही इंटरमॉलिकुलर एनर्जी दिया जाए, तो क्या ये बॉडी फिर से चल रही थी उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी? तो नहीं, इस तरीके से नहीं हो पाएगा, यानी कि ये प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शनल कांस्टेंट है, यानी कि डायरेक्शनल यानी कि दिशा में रुकावटें हैं कि इसी दिशा में हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, यदि कोई बॉडी है, इस बॉडी को हीट किया गया, ठीक है, हीट किया गया तो इसको कुछ एनर्जी दिया गया। अब ये बॉडी
उतनी ही एनर्जी अगर किसी दूसरे बॉडी को दे देगी तो फिर से क्या हो जाएगी, ये कूल हो जाएगी, फिर से ले लेगी तो फिर से हीट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो रही है। किसी चीज़ को हीट करना, कूल करना, ये क्या है, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो कुछ प्रोसेसेस प्रकृति ने ऐसा दिया है जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में हो पाती हैं, और कुछ प्रोसेसेस प्रकृति ने ऐसा दिया है जो कि दोनों डायरेक्शन में हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस डायरेक्शन कांस्टेंट, ये डायरेक्शन की जो रुकावटें हैं डायरेक्शनल कांस्टेंट है, इस डायरेक्शनल कांस्टेंट के अलावा बात करें तो इसी तरीके से क्वांटिटी कांस्टेंट्स भी होते हैं। जैसे डायरेक्शनल कांस्टेंट की बात करें, डायरेक्शनल कांस्टेंट हो गया ये कांस्टेंट, डायरेक्शनल कांस्टेंट्स यानी कि ये कांस्टेंट्स का मतलब होता है रुकावटें, यानी कि दिशा में रुकावट है, अर्थात एक ही दिशा में हो सकता है, दोनों दिशा में हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ें। इसी तरीके से क्वांटिटी कांस्टेंट्स, क्वांटिटी कांस्टेंट्स यानी कि मात्रा में रुकावट। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक एग्जाम्पल की बात करें कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, आगे हम बात करेंगे, पूरा ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। हीट और वर्क एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जितनी हीट है, इस हीट की टोटल मात्रा को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो हीट की टोटल मात्रा को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये क्वांटिटी वाली बात हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जहाँ जिसी के कारण जो है एफिशिएंसी का जन्म होता है और एफिशिएंसी एग्जिस्ट करने लगती है। जैसे कि यदि आप मान लीजिए कि 100 भाग, अभी भाग समझते हैं, 100 भाग हीट है, इसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो पूरा 100 का 100 जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ भाग जो है लॉस हो जाती है। ये नेचर है, नेचर ने ऐसा बनाया है, कुछ भाग जो है लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट है, यानी कि मात्रा में रुकावटें हैं जिसके कारण हम पूरी की पूरी मात्रा को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि डायरेक्शनल कांस्टेंट है और क्वांटिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शनल कांस्टेंट और क्वांटिटी कांस्टेंट। तो डायरेक्शनल कांस्टेंट और क्वांटिटी कांस्टेंट इन्हीं के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच, यानी कि इनके साथ मतलब कि इनको जो गाइड करता है, क्वांटिटी कांस्टेंट और डायरेक्शनल कांस्टेंट को जो गाइड करता है वही क्या है, थर्मोडायनामिक्स। यानी कि इन दोनों को जो गाइड करेगा वही क्या कहलाता है, थर्मोडायनामिक्स। वहीं पे गाइड करने के लिए, इन्हीं दोनों को गाइड करने के लिए थर्मोडायनामिक्स की जरूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये गाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहीं पे जो मैं मिटा रहा हूँ, यही बात लिखी थी कि हीट जो है नेचर ने ऐसा दिया है कि ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, यानी कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। ये दिया है एटमॉस्फेयर ने, ऐसा नेचर ने ऐसा दिया है। ठीक है, प्रकृति ने ऐसा दिया है कि हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। लेकिन मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसी आवश्यकता हो कि हीट को जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर करना हो, तो प्रकृति के विरुद्ध हो गया। ठीक है, ये तो प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, प्रकृति के अनुसार जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी इच्छा हो गई या फिर आपकी आवश्यकता कुछ ऐसी हो गई कि आपको हीट को जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर ले जाना है, तो यहाँ पर फिर कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो कि ये काम करा दे। ठीक है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि इस काम को करा दे, इधर से हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर पे करा दे। इस बात को भी देखेंगे हम लोग। पूरी आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग इसी चीज़ पर डील होगी। ठीक है, हीट एंड वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल, उस पर बात होगी हीट इंजन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे कहीं ना कहीं आएंगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शनल कांस्टेंट था, इसको ओवरकम करने के लिए थर्मोडायनामिक्स के लॉज लगेंगे, उस पर आधारित डिवाइसें लगेंगी जो कि इस काम को पूरा करेगी। इसका मतलब कि इन डायरेक्शनल कांस्टेंट और क्वांटिटी कांस्टेंट को जो गाइड करता है, बताता है कि किस तरीके से जाना है, किस तरीके से क्या करना है, उसी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप अभी तक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि मतलब थर्मोडायनामिक्स का क्या रोल है। और नो डाउट धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होती चली जाएंगी। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और देखते रहिए। ठीक है, तो और नोट करते चलिएगा। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, कि थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन होता है, इस चीज़ को हम इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो भी बोलना होगा, जो भी समझाना होगा, उस चीज़ को
हिंदी में समझाया जाएगा। बाकी जो लिखने वाली बात है वो इंग्लिश में लिखेंगे। बाकी अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप जो सुन रहे हैं, ये जो बोला जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, वही चीज़ को आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, it is branch of engineering science, it is branch of engineering science which deals with energy interaction, विच इज डील्स विथ एनर्जी इंटरेक्शन। यह इंजीनियरिंग साइंस की वह ब्रांच है जो कि एनर्जी इंटरेक्शन के साथ क्या करती है, डील करती है, ठीक है। या फिर दूसरा इसका एक परिभाषा है कि इट इज द साइंस ऑफ थ्री ईज मतलब 3 ई, ये 3 ई का साइंस है। अब 3 ई क्या होता है? 3 ई होता है, पहला होता है एनर्जी, उसके बाद इक्विलिब्रियम, और तीसरा एंट्रोपी। ये क्या चीज होती है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। एनर्जी, इक्विलिब्रियम और एंट्रोपी। एंट्रोपी भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एंट्रोपी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ द साइंस ऑफ 3 ईज, इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द साइंस ऑफ 3 ईज। ये 3 ई का साइंस होता है, मेनली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, एनर्जी, इक्विलिब्रियम और एंट्रोपी, ठीक है। ऊपर वाला हम लोगों ने देखा ना कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन। यह इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है जिसमें एनर्जी इंटरेक्शन पे चर्चा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरी जो डेफिनेशन है वो ये है, और करके आप लिख सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals या which converts disorganized form of energy into organized form. It is branch of engineering science which converts disorganized form of energy into ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड यानी कि इधर उधर हुई एनर्जी के फॉर्म को एक ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित, अव्यवस्थित फॉर्म जो है एनर्जी को, उसको एक व्यवस्थित फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसकी चर्चा इस सब्जेक्ट में किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर अब हम बात करेंगे इसमें कि किसी भी चीज़ पर स्टडी करने के लिए, ठीक है, इसी तरीके से मैकेनिक्स में भी बात किया जाता है कि बहुत सारी बॉडी जब हैं तो उसमें से किसी एक पर स्टडी करना होता है तो उसको जो है एज ए सिस्टम कंसिडर किया जाता है। तो एक वर्ड आएगा अभी, सिस्टम, यानी कि किस चीज़ पर हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा फोकस किस चीज़ पर है, उसी चीज़ को क्या कहेंगे, सिस्टम कहा जाएगा। जिस चीज़ पर हम फोकस करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, उसको कहा जाएगा सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि क्लास है और क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें से किसी एक को हमने उठाया और उससे क्वेश्चन पूछा, तो हमारा पूरा फोकस जो है वो किस पे है, उसी बंदे पर है या उसी पर है। तो उस कंडीशन में जो है उसको क्या कहा जाएगा, वही क्या कहलाएगा, सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम।
एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। एनीथिंग अंडर consideration anything under consideration is called system। एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम, यानी कि कोई भी चीज़ जिस पे हमारा पूरा का पूरा अटेंशन जो है, पूरा का पूरा ध्यान फोकस है और जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें से किसी एक की स्टडी करना चाह रहे हैं, तो जब आपका फोकस पूरा इस पर होगा तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। अगर आपका फोकस इस पर है, आप इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये सिस्टम हो जाएगा। यानी कि जिस चीज़ पर फोकस है आपका पूरा का पूरा, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो सिस्टम एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑन विच आवर फोकस, जिस पे हमारा क्या होता है, फोकस होता है स्टडी के लिए, वो कहलाता है सिस्टम। एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन। अब हम बात करेंगे, अब मान लीजिए कि ये हो गया सिस्टम, तो सिस्टम हो गया जिस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, फोकस कर दिया, उसको कह दिया हमने सिस्टम। अब सिस्टम के अलावा कोई भी चीज़ बचेगी, सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो सिस्टम को छोड़ करके बाकी जितनी चीज़ें बचेंगी वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएंगी। यानी कि आसपास की चीज़ें जो भी होगी, सिस्टम को छोड़ करके सराउंडिंग, ये क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। जैसे उसी क्लास का एग्जांपल जो हमने लिया था कि क्लास में किसी एक को खड़ा कराया और उससे हमने जो कुछ भी पूछा तो पूरा ध्यान हमारा उस पर केंद्रित था, तो हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया, क्योंकि हमारा फोकस उस पर था, सिस्टम हो गया। और उसके अलावा जितने भी लोग बैठे हैं, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, सब उसके लिए क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो इसके बाद हो जाएगा सराउंडिंग। इसके बाद अगर हम बात करें सराउंडिंग, तो एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सारी चीज़ें जो बच रही हैं वो क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग हो जाएंगी। अब जाहिर सी बात है कि दो चीज़ें हो गई, एक सिस्टम हो गया और एक सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसको कोई अलग भी कर रहा होगा ना, अलग करने वाली चीज़ होगी तब तो अलग होगा। यानी कि ये हो गया सिस्टम आपका, और इसके बाद की कहा जा रहा है कि बाकी सारी चीज़ें जो भी दिख रही हैं, जो बची हुई हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। यानी ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सिस्टम और ये हो गया सराउंडिंग, ये हो गया सराउंडिंग। तो इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसको कहा जाता है बाउंड्री। इसको क्या कहेंगे, बाउंड्री। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं होगी, सब कुछ समझते चलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करेगा वो हो जाएगा बाउंड्री। तो बाउंड्री की हो जाएगी डेफिनेशन कि इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। यह सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, यह सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। ठीक है, तो अब अगर हम थोड़ा सा सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग बाउंड्री के बारे में बात करते हैं कि बाउंड्री कैसी कैसी हो सकती है, इस पे फोकस करते हैं बाउंड्री। उसके बाद हम फिर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बाउंड्री की। बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। बाउंड्री की बात करें, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री जो है, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो
एक होता है फिक्स बाउंड्री, एक होता है मूवेबल बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री। इसी तरीके से एक होता है रियल बाउंड्री। अभी हम इस सबको क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट कि क्या होता है रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। इसके बाद यदि हीट के कंडक्शन के आधार पर बात किया जाए तो हीट कंडक्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो हीट को फ्लो कर एक ऐसी बाउंड्री होगी जो कि हीट को फ्लो करने देगी और एक ऐसी बाउंड्री होगी जो हीट को फ्लो नहीं करने देगी। तो एक इंसुलेटर टाइप व्यवहार करेगी और एक जो है डायाथर्मिक होगी, यानी कि हीट का आदान प्रदान करेगी, यानी कि इंसुलेटिव बाउंड्री, बाउंड्री, और एक होगा डायाथर्मिक, डायाथर्मिक बाउंड्री। तो देखिए फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री का मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि ये एक बर्तन है या फिर मान लेते हैं कि ये गिलास है, इस गिलास में वाटर भरा हुआ है, तो अगर हम इसको सिस्टम मानते हैं तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी। ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया, और ये जो हो गया सराउंडिंग हो गया। इसके बाहर जितनी भी चीज़ें हैं ये सराउंडिंग हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, ये सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम सराउंडिंग, इसको ये जो चीज़ अलग कर रही है, ये चीज़ जो है ये क्या कहलाएगी, ये बाउंड्री है। और ये फिक्स्ड बाउंड्री है, ये बाउंड्री चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फिक्स्ड बाउंड्री है। अभी फिर से एक बार चर्चा करेंगे हम ओपन सिस्टम में कि फिक्स्ड बाउंड्री सिस्टम या कंट्रोल मास सिस्टम किस तरीके से होता है। तो ये हो गया सिस्टम और सराउंडिंग। यहाँ पे बाउंड्री फिक्स है, यानी कि पूरे प्रोसेस के दौरान इसकी बाउंड्री ये जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो है ये चेंज नहीं होने वाली है, इसलिए ये फिक्स्ड बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी मूवेबल बाउंड्री की, मूवेबल बाउंड्री की अगर बात किया जाए तो मूवेबल बाउंड्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है ये हो गया पिस्टन, ये जो हो गया सिलेंडर, ये मान लीजिए कि सिलेंडर हो गया और इस सिलेंडर में पिस्टन यहाँ पर था, ठीक है। पिस्टन जो है यहाँ पर था, ये सिलेंडर हो गया और इस सिलेंडर में पिस्टन यहाँ पर था। इसमें गैस है और इस गैस की स्टडी हम कर रहे हैं, हमारा फोकस किस पर है, इस गैस पर है। तो इस गैस पर है, तो इस गैस पर, तो गैस हमारे लिए सिस्टम हो गया, बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। तो अब जब ये चलेगा तो अभी जो है इस सिस्टम के लिए बाउंड्री यहाँ पर है। अभी पिस्टन जब इसको कंप्रेस करेगा तो बाउंड्री यहाँ पे आ जाएगी, अभी पिस्टन कंप्रेस करेगा तो बाउंड्री यहाँ पे आ जाएगी, अभी पिस्टन कंप्रेस करेगा तो बाउंड्री यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे बाउंड्री क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो इसको कहते हैं मूवेबल बाउंड्री। इसी तरीके से रियल बाउंड्री का मतलब कि वास्तव में बाउंड्री है। जैसे यहाँ भी अगर बाउंड्री की बात किया जाए तो ये सब बाउंड्री क्या है, वास्तविक बाउंड्री है। यहाँ भी ये बाउंड्री जो इसको घेरे हुए है या फिर ये पिस्टन जो इसको घेर रहा है, ये भी बाउंड्री कैसी बाउंड्री है, वास्तविक बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है, ठीक है। तो ये सब रियल बाउंड्री में आ जाएगी। यदि हम इमेजिनरी बाउंड्री की बात करें तो अभी हम आगे बात करेंगे ओपन सिस्टम की जब बात किया जाएगा तो ओपन सिस्टम जैसे मान लीजिए कि ये कोई नोजल है, अभी बात करेंगे ये ओपन सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई नोजल है, इस नोजल में स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, इधर से आता है इसमें फ्लूइड और इधर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें स्टडी करना होगा तो हम जो है कोई दो सेक्शन ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और मान लेंगे कि हमारा जो सिस्टम है इतने के बीच में ही है। तो वास्तव में तो बाउंड्री है नहीं, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, इसको अज्यूम कर लिया है और इसके बाद इसके अंदर जो भी होगा, इसके अंदर जो भी होने वाला है इस पर स्टडी कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा सिस्टम हो गया और बाकी की जो बची चीज़ें हो गई वो क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। तो देखिए वहाँ पर बाउंड्री नहीं थी लेकिन हमने क्या कर लिया, उसको मान लिया। तो इस प्रकार के बाउंड्री को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री। तो
फिक्स बाउंड्री देखा हम लोगों ने, मूवेबल बाउंड्री देखा, रियल बाउंड्री देखा, इमेजिनरी बाउंड्री देखा। इसी तरीके से इंसुलेटिंग बाउंड्री का मतलब ये है कि जैसे यदि हम थर्मल फ्लास्क की बात करें, थर्मो फ्लास्क की बात करें, जिसमें आप लोग चाय या गर्म पानी करके रख देते हैं तो काफ़ी देर तक वो गर्म रहता है, या ठंडा करके रख देते हैं तो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। क्योंकि ये क्या करती है, ये जो बाउंड्री है यहाँ पर जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है, ये बाउंड्री अपने से हीट को क्या कर रही है, आदान प्रदान नहीं होने दे रही है। ना ही हीट अंदर से बाहर आ रही है और ना ही हीट बाहर से अंदर जा रही है। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग टाइप का होगा, यानी कि हीट का आदान प्रदान नहीं होने देगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डायाथर्मिक। डायाथर्मिक का मतलब कि डायाथर्मिक बाउंड्री, जैसे डायाथर्मिक बाउंड्री की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जब खाना बनाते हैं तो गैस के बर्नर पर जब इस पर कोई बर्तन रखेंगे, जैसे मान लीजिए सिंपल बात करें, पानी गर्म करना है, तो पानी गर्म करना है तो हीट तो इसको दिया जा रहा है ना, हीट इसको दिया जा रहा है, लेकिन हीट किस में पहुंच रहा है, अंदर जो पानी है इसमें पहुंच रहा है। इसका मतलब कि ये बाउंड्री जो है ये अलाउ कर रही है, ये अलाउ कर रही है हीट को इधर से इधर जाने के लिए, तभी जा करके जो है ये हीट इसमें से इसमें पहुंच रहा है और पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अगर ये अलाउ नहीं करता तो पानी गर्म नहीं होता, अगर ये अलाउ नहीं करता तो पानी गर्म नहीं होता। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो क्या हो जाएगी, डायाथर्मिक बाउंड्री, यानी कि ये हीट का आदान प्रदान होने दे रही है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी बाउंड्री की। अब जो है हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे और सिस्टम की बात करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा या फिर दिमाग में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। जिस सिस्टम को देखा जाए तो बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला सिस्टम होगा, नाम सुना होगा आप लोगों ने डिप्लोमा में, ये ओपन सिस्टम कहलाता है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, या इसी को कहा जाता है इसको कहा जाता है फ्लो सिस्टम, फ्लो सिस्टम। इसी को कहा जाता है ओपन सिस्टम, फ्लो सिस्टम। इसी को कहा जाता है कंट्रोल वॉल्यूम। क्या कहा जाता है, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। अभी इस सारी चीज़ों की मीनिंग समझेंगे हम लोग। ठीक है, ओपन सिस्टम, देखिए ओपन सिस्टम जो होता है, ओपन नाम से इसका थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करेंगे। नाम में ही इंजीनियरिंग छुपी होती है। किसी भी टर्म का नाम अगर दिया गया है कुछ, तो बहुत सोच समझ करके रखा गया है कि उससे रिलेटेड ही होगा, तो खोजने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कनेक्ट होगा वो। ठीक है, केवल मैं इसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग का उठा करके देख लीजिए। तो ओपन सिस्टम की बात किया जाए तो ऐसा सिस्टम जो है, ऐसा सिस्टम जिसमें जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे थे कि ये हो गया हमारा सिस्टम और ये हो गया सिस्टम, और इसके बाहर की जो सारी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो हमारा सिस्टम ये हो गया और बाहर की सारी चीज़ें सराउंडिंग हो गई। तो यदि सिस्टम ऐसा है कि इसकी जो बाउंड्री है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इसको जो अलग कर रहा है, वो इस तरीके का है कि इससे मास का और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफ़र हो रहा है, आवागमन हो रहा है। यदि कि सिस्टम से सराउंडिंग में मास का भी आदान प्रदान हो सकता है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का भी आदान प्रदान हो सकता है, तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहा जाता है, ओपन सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है, यानी कि इससे मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। सिंपल एग्जांपल इसका वही पानी गर्म करने वाला एग्जांपल, ये हो गया बर्तन, इस बर्तन के नीचे यहाँ पर जो है बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है हीट एनर्जी दिया जा रहा है, हीट एनर्जी दिया जा रहा है, तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो गया, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया। और एनर्जी का ट्रांसफ़र होने के साथ साथ अगर ऊपर से खुला है तो ये वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, और ये भाप क्या होगा, उड़ेगा, भाप उड़ेगा। तो भाप उड़ने का मतलब कि पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही तो होंगे, H2O के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी मास का ट्रांसफ़र हो गया और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो ही रहा है। यानी कि विद इन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी के साथ साथ, यानी कि एनर्जी के साथ साथ मास का भी ट्रांसफ़र अलाउ हो रहा है, या मास के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र अलाउ हो रहा है, तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहा जाएगा, ओपन सिस्टम। अलग दूसरा एग्जाम्पल इसका वही नोजल वाला एग्जाम्पल। ये कैसा एग्जाम्पल है,
ये कैसा सिस्टम है, ये भी सिस्टम जो है ओपन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, यदि नोजल दिमाग में है या नोजल का कॉन्सेप्ट है तो इधर से जाएगा और इधर से जाने के बाद क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा, यानी कि मास का ट्रांसफर हो गया। और इधर जा रहा है तो कौन लेके जा रहा होगा, कोई लेके जाएगा ना इसको, तो एनर्जी लेके जा रही होगी, तो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो ही रहा है, तो मास का भी ट्रांसफर हो गया और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो गया, तो मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो गया। अदर एग्जाम्पल, कंप्रेसर ले लीजिए, कंप्रेसर ले लीजिए, इसी तरीके से हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर भी ठीक चीज होता है, इधर से एयर एंटर करती है और यहाँ से क्या होता है, कंप्रेस करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, कंप्रेसर एयर इधर से एंटर करती है और इधर क्या हो जाती है, बाहर निकल, साइकिल का पंप हवा भरने वाला। इस तरीके से जब ऊपर उठाएंगे तो उस होल से अंदर एयर जाती है और जब ऐसे दबाएंगे तो कंप्रेस होकर क्या हो जाती है, थोड़ा सा बाहर निकल जाती है। तो एनर्जी का भी, एनर्जी हम सराउंडिंग हो गए ना सिस्टम के लिए, हम सराउंडिंग हो गए, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं और वो बाहर निकल रही है, तो मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। तो कैसा सिस्टम हो गया, वो सिस्टम हो गया ओपन सिस्टम। टरबाइन को ले लीजिए, अभी सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। अगर टरबाइन की बात किया जाए तो टरबाइन, ये हो गया टरबाइन। टरबाइन में यहाँ से दिया जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा, तो मास इधर एंटर करता है हीट एनर्जी लेकर के, और इसमें जो ब्लेड्स लगे होते हैं उस ब्लेड्स पर ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करके और इसको घुमा देता है और ये हीट इंजन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सराउंडिंग में बाहर निकला हुआ है तो एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो ही गई, और मास इधर से जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, तो मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मास दोनों हो रहा है, इसलिए कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ओपन सिस्टम। यानी कि टरबाइन हो गया, नाजल हो गया, कंप्रेशर हो गया, फिर से ये हो गया किसी बर्तन में पानी का गर्म करना जिसका ऊपर से मुंह क्या हो, खुला हो। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, इस प्रकार की सारी चीज़ें ओपन सिस्टम कहलाएगी। तो आई थिंक ओपन सिस्टम जो है समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करने वाले थे फ्लो सिस्टम क्यों कहा जाता है। ठीक है, फ्लो सिस्टम, फ्लो सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि आप इस नोजल को देखिए, फ्लो हो रहा है इसमें, इधर से लेकर इधर फ्लो हो गया। कंप्रेसर को देखिए फ्लो हो रहा है, टरबाइन को देखिए फ्लो हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर मास का फ्लो हो रहा है, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, फ्लो सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की अगर बात किया जाए तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो होता है वो क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने अभी इमेजिनरी बाउंड्री की बात किया था, इमेजिनरी बाउंड्री की बात किया था, जैसे मान लीजिए कि यही नोजल है और इसमें हमको स्टडी करना है, तो हम जो है एक सेक्शन यहाँ ले लिए और दूसरा सेक्शन यहाँ ले लिए, और ये इमेजिनरी बाउंड्री के बीच में वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। मास तो आ रहा है और जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम इसके बीच का क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, वॉल्यूम क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहा जाता है या फिर फ्लो सिस्टम भी कहा जाता है इसको। तो अब हम बात करेंगे कि द सिस्टम इन विच mass and energy both are transfer from system between system and surrounding is called open system, तो कुल मिलाकर के ये डेफिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखने के लिए नहीं आएगा। मतलब ये है कि मतलब समझ में आना चाहिए जो इसके पहले समझे हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब कि वह सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन हो, दोनों का ट्रांसफ़र हो, तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहा जाता है, ओपन सिस्टम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नोजल हो जाएगा, कंप्रेशर हो जाएगा,
नोजल हो जाएगा, कंप्रेसर हो जाएगा, टरबाइन हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक टॉपिक है, इससे घबराना नहीं है। कंडेंसर हो जाएगा, इसके बाद इवापोरेटर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ओपन सिस्टम हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चाय रखा है और ये चाय जो है ये कप हो गया, इस कप में चाय इस तरीके से रखी गई है, तो ये किस प्रकार का सिस्टम होगा। अगर इस चाय की बात किया जाए तो चाय को देखेंगे तो इसको छुएंगे तो ये गर्म लगेगा, यानी कि एनर्जी आ रही है बाहर, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया। और देखेंगे कि चाय के ऊपर इस तरीके से ऐसे चलता रहता है, ऐसे टाइप दिखाई देता है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है वाटर के जो है मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि वेपराइज होने के बाद जो है ये क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, यानी कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यदि कोई पूछे कि जो है कप है और कप में ऐसे चाय है इस तरीके से टेबल पे रखी गई है, तो कौन सा सिस्टम होगा, तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि फ्रिज है, फ्रिज कौन सा सिस्टम होगा, तो फ्रिज कौन सा सिस्टम होगा, तो फ्रिज का प्रयोग किया जाता है जनरली, इतना तो सब लोग जानते होंगे कि फ्रिज इसीलिए प्रयोग किया जाता है, किसी चीज़ को ठंडा करना है, उसमें रख दो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ ठंडी हो जाएगी, इसका मतलब कि इसमें से हीट निकाल करके और कहीं दे दिया गया है, तभी तो ठंडी हो जाएगी। इसमें से जो गर्मी है इसकी गर्मी निकाल करके और कहीं हटा दिया गया, जिसके कारण इसका टेम्परेचर गिर गया और ये क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। तो फ्रिज का पहला काम तो दिख रहा है कि गर्मी निकाला है इसकी, यानी कि इसकी हीट निकाल रहा है, अर्थात एनर्जी निकाल रहा है और एनर्जी निकाल के बाहर फेंक दे रहा है। इसका मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया। अब मास की बात अगर हम करें तो मास का ट्रांसफ़र कैसे होगा, मास का ट्रांसफ़र जैसे मान लीजिए कि यदि फ्रिज है, इस फ्रिज का जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा अगर खुला है, अगर दरवाज़ा खुला है तो कुछ निकाल सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो ही रहा था, और कुछ रख सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, तो मास का भी ट्रांसफ़र हो गया। तो यदि फ्रिज का दरवाज़ा खुला हो तो फ्रिज ओपन सिस्टम होगा। ठीक है। लेकिन यदि दरवाज़ा बंद हो तो मास क्या हो गया, अंदर कांस्टेंट हो गया, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो दूसरा सिस्टम हो जाएगा, जिसकी बात हम अभी करेंगे। ठीक है। तो आई होप ओपन सिस्टम क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम की। सेकेंड सिस्टम है दूसरा सिस्टम, दूसरे सिस्टम की बात करें, दूसरे सिस्टम की बात करें तो ये हो जाएगा दूसरा वाला सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक है। क्लोज सिस्टम आर, इसको बोलते हैं नॉन फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो सिस्टम आर कंट्रोल मास, कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल मास, कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल मास सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम अभी देखे थे हम लोग कि ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको हम लोगों ने ओपन सिस्टम कहा था। उसी तरीके से ऐसा सिस्टम जिसमें जो है केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, मास का कोई ट्रांसफ़र ना हो, ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र हो पा रही हो, उसको कहा जाता है क्लोज सिस्टम, मास का कोई ट्रांसफ़र ना हो। यानी कि ये हो जाएगा कि द सिस्टम which in which only energy is transfer, only energy is transfer between system and surrounding, between system and surrounding, between system and surrounding, between system and surrounding is called closed system, closed system। ठीक है। इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसी है, वही चीज़ है जैसे पानी गर्म वाले करने की बात करें तो पानी गर्म करने की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बर्नर रखा हुआ है और नीचे से हीट दिया जा रहा है,
इस बार जो है ऊपर से ऐसे कोई प्लेट रख दिया जिसके कारण ये बंद हो गया। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मास का ट्रांसफर क्या हो गया, इस बार रुक गया। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। यानी कि वही बात हो गई कि यदि प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर का ढक्कन अगर हटा देंगे, केवल इसी तरीके से उसमें कुछ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा। और यदि उसका ढक्कन लगा देंगे और सीटी जो है वो उठनी नहीं चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो वही प्रेशर कुकर क्या बन जाएगा, वही प्रेशर कुकर बन जाएगा आपका क्लोज सिस्टम। या फिर दूसरा एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था चाय वाला, जो चाय इस तरीके से टेबल पे रखी थी, उसी चाय में जो है ये चाय जो है गर्म चाय थी, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, इसके ऊपर कोई ऐसे प्लेट रख दीजिए तो अब ये सिस्टम कैसा सिस्टम बन गया, ये सिस्टम अब क्लोज सिस्टम बन गया। या फिर उसी फ्रिज की जो बात कर रहे थे, तो फ्रिज का अगर दरवाज़ा आप बंद कर देंगे, यदि फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देंगे तो फ्रिज का दरवाज़ा बंद होने के कारण अब केवल और केवल सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो फ्रिज है अब कैसा बन जाएगा, अब ये फ्रिज जो है ये बन जाएगा क्लोज सिस्टम। ठीक है, अभी बन जाएगा क्लोज सिस्टम। बाकी इसका एग्जाम्पल जो है अगर बात किया जाए तो पिस्टन और सिलेंडर विदाउट बाल्ब, यदि बाल्ब लगे हों, जैसे मान लीजिए कि पिस्टन और सिलेंडर है, ये पिस्टन और सिलेंडर इसमें लगा हुआ है, पिस्टन सिलेंडर लगा हुआ है और यहाँ पर अगर बाल्ब लगा हुआ है इस तरीके से, तो जब ये प्रेस करेगा तो हो सकता है बाल्ब खुले और इधर से मास का ट्रांसफर हो जाए। लेकिन यदि इसमें बाल्ब भी ना लगा हो, विदाउट बाल्ब का पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से इसको अगर दबाया जाएगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। इस गैस की अगर एनालिसिस किया गया, इसको सिस्टम माना गया है तो ये जो है एनर्जी का ट्रांसफर होगा लेकिन मास का कोई ट्रांसफर नहीं है, इसलिए कैसा सिस्टम हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। यानी कि आईसी इंजन कर रहे हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट बाल्ब। यही उसमें भी एग्जाम्पल हो सकता था कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ बाल्ब, यदि बाल्ब लगा हो उसमें तो कैसा हो जाएगा, वो ओपन सिस्टम हो जाएगा, और विदाउट बाल्ब होगा तो कैसा हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। उसी तरीके से यदि पावर प्लांट की बात किया जाए तो पावर प्लांट भी क्या होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है। देखिए पावर प्लांट में क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कि पावर प्लांट अर्थात वही चीज़ जो बिजली बनती है ना, बिजली बन के आती है। कैसे बनती है बिजली, तो बिजली बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि एक बॉयलर होगा, ठीक है, इस यहाँ पर एक पंप लगा होता है, यहाँ पर पंप लगा होता है, ठीक है। पंप जो है ये वाटर को जो है, ये वाटर को इसमें फीड करता है, किसमें, बॉयलर में। तो बॉयलर में जब पानी आता है, इसके बाद इस बॉयलर के नीचे जो है कोयला जला करके हीट दिया जाता है, और हीट देने के कारण इसमें जो पानी भरा हुआ है ये पानी किस में कन्वर्ट होता है, ये वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये स्टीम यहाँ से निकलती है, और ये स्टीम निकलने के बाद ये जो है कहाँ पहुँचती है, ये पहुँचती है टरबाइन में। और जब टरबाइन में पहुँचती है ये स्टीम टरबाइन में पहुंचती है तो यहाँ से एक्सपेंड होकर के और इसके शाफ्ट पर जो है मैकेनिकल एनर्जी, ये जो हीट एनर्जी यहाँ दिया गया था, ये टरबाइन में जाकर के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इधर से ये जो स्टीम है ये फिर से इधर की ओर, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे, और यहाँ से ये निकल जाता है। ऐसे देने के बाद यहाँ पे अपनी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है और हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद ये इधर से निकल जाता है, और निकलने के बाद फिर इसको कंडेंसर में भेजा जाता है। यहाँ पर कंडेंसर लगा होता है, इस कंडेंसर में ये आती है, और इस कंडेंसर में यानी कि ये अभी स्टीम ही है, अगर लो प्रेशर की स्टीम हो जाती है, इस लो प्रेशर की स्टीम को ये कंडेंसर किस में कन्वर्ट कर देता है, लो प्रेशर की स्टीम को ये कंडेंसर कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में, ठीक है, फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और ये वाटर जो है अब जो है ये फिर से कहाँ आ जाता है, पंप में आ जाता है, और पंप में आने के बाद फिर से ये बॉयलर में, फिर से टरबाइन में, फिर से कंडेंसर। इसी तरीके से ये साइकिल क्या होती रहती है, ऐसे चलती रहती है, और हमको यहाँ पर मैकेनिकल वर्क मिलता रहता है। यहाँ पर
कोयला जला करके नीचे से हीट दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमको मैकेनिकल वर्क मिलता है। और ये जो मैकेनिकल वर्क, ये शाफ्ट जो घूम रही है, इससे हम चला देते हैं जनरेटर। और जनरेटर चलाने से आप लोग जानते हैं कि जनरेटर से अगर जनरेटर को अगर मैकेनिकल पावर दिया जाएगा तो क्या बना देगा, बिजली। ठीक है, जैसे कहीं पे बिजली उत्पन्न करना होता है तो जनरेटर में तेल डालना पड़ता है ना, तेल डालते हैं और तेल डालने के बाद जो है वो क्या करता है, उसमें एक आईसी इंजन लगी होती है और उसके आगे जो है उसमें एक आईसी इंजन लगी होती है और उसके आगे जो है जनरेटर वाला पार्ट लगा होता है। तो तेल डालते हैं तो आईसी इंजन चलती है, उसको चलाता है, तब जाके जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पे ये टरबाइन उसको चला देगी और चलाने के कारण तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। इस तरीके से पावर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो ये पावर प्लांट एक प्रकार का क्लोज सिस्टम है। अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि चाहे आप पंप की बात कर लीजिए, पंप भी एक ओपन सिस्टम है, बॉयलर भी एक ओपन सिस्टम है, ऐड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल रूप से ओपन सिस्टम है। यानी कि पंप की बात किया जाए तो पंप भी एक ओपन सिस्टम है, बॉयलर भी एक ओपन सिस्टम है, टरबाइन भी एक ओपन सिस्टम है और कंडेंसर भी एक ओपन सिस्टम है। ये सारे के सारे इंडिविजुअली रूप से ओपन सिस्टम है। कैसे है, देखिए, बॉयलर में जा रहा है फिर निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन से फिर निकल रहा है, मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर, मास एनर्जी दोनों ट्रांसफर। कंडेंसर में जा रहा है, मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफर, और यहाँ पर पंप में जा रहा है, मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफर। तो ये चारों अलग अलग अगर बात किया जाए इनकी, तो ये अलग अलग रूप में देखा जाए इनको, तो ये चारों जो हैं ओपन सिस्टम है। लेकिन इनको जोड़ करके अगर इनको जोड़ करके हम पावर प्लांट बना दें, ये पावर प्लांट बना दें, तो ये जो है सम्मिलित रूप से कैसा सिस्टम हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मास का अब इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बाहर से मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जो भी एक बार दे दिया गया वही चीज़ इसमें गई और वही चीज़ जाने के बाद जो है यहाँ पर स्टीम में कन्वर्ट हुई, भाप बना, और भाप बनने के बाद जो है ये फिर से टरबाइन में गया, टरबाइन में जाकर के हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और कन्वर्ट होने के बाद ये जो है इधर से लो प्रेशर की स्टीम निकली यहाँ से निम्न दाब पर, और फिर से आकर यहाँ पर कंडेंसेट यानी कि फिर से लिक्विड बना, और लिक्विड बनने के बाद फिर से ये कहाँ आ गया, पंप में आ गया यहाँ पर, और फिर से यही चीज़ बॉयलर में जा रही है। यानी कि एक बार जो सेट कर दिया गया वही चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन इस पे क्वेश्चन दिमाग में ये उठेगा कि जैसे मान लीजिए कि रेट बढ़ाना हो, यहाँ पे बिजली ज़्यादा पैदा करनी हो तो क्या करेंगे, तो उस समय तो इसमें ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके इसमें ज़्यादा स्टीम दिया जाएगा, तो ये ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, और ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा तो ज़्यादा बिजली बनेगी। एन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आरपीएम बढ़ जाएगा उसका, तो मास तो ऐड करना पड़ेगा, तो चेंज हो गया। लेकिन नहीं, एक पार्ट जैसे मान लीजिए कि दिवाली आ गई या फिर कोई त्यौहार आ गया, तो उसमें बिजली की आवश्यकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बिजली की आवश्यकता अगर बढ़ गई है तो क्या करना पड़ेगा, मास फ्लो रेट बढ़ाना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा स्टीम जानी चाहिए, ज़्यादा हीट एनर्जी इसमें जानी चाहिए, तब जाके काम हो पाएगा, तो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से वाटर की मात्रा बढ़ाएंगे तो यहाँ से ज़्यादा स्टीम बनेगी, ज़्यादा स्टीम ज़्यादा हीट लेकर के जाएगी, ज़्यादा हीट होगी तो ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, तो मास तो चेंज हो गया। लेकिन ये नहीं होगा, ये होता है बट एक बार किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पावर के लिए, जैसे इतना जा रहा है तो इतना मिल रहा है, उस बीच में कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर ये चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा ना, पावर चेंज हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर के लिए वो कांस्टेंट रहता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जब ये पावर प्लांट चल रहा होता है, जिस समय जो है किसी रेट से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही होती है, उस समय यहाँ पर m यानी कि मास कांस्टेंट होता है, जो स्टीम जाती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए ये जो होता है क्या हो जाता है, क्लोज सिस्टम हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बॉयलर, कंडेंसर, टरबाइन, पंप, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से ओपन सिस्टम है, लेकिन यदि इनको जोड़ दिया जाए तो जो चीज़ बनती है वो क्या हो जाती है, क्लोज सिस्टम हो जाती है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कि और एग्जाम्पल की बात कर ही चुके हम लोग, फ्रिज का बात कर लिए, उसके बाद कप वाले चाय की बात कर लिए, या फिर कोई बर्तन है जिसमें पानी गर्म हो रहा है और उसको ऊपर से ढक दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोगों को एग्जाम्पल, ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखने को मिलेगी, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको ओपन सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर ओपन सिस्टम देखने को मिलेगा, क्लोज सिस्टम भी कुछ जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आईसी इंजन की बात कर लिया जाए तो आईसी इंजन में भी बाल्ब लगा होता है, बाल्ब लगा होता है, तो जब ऐसे चलता है तो चलने के बाद उसमें से लास्ट में आप लोग देखते होंगे गाड़ियाँ जब चलती है तो धुआं भी निकलता है, फिर से उसमें तेल भी जा रहा है, तो मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो भी ओपन सिस्टम हो जाता है।
तो ये दूसरा सिस्टम हो गया ओपन क्लोज सिस्टम, यानी कि द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसका एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व और पावर प्लांट भी क्या होता है, एक क्लोज सिस्टम हो जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट तीसरे सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसको लिखना है, आप लोग लिख लीजिए 2 सेकंड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा सिस्टम जो कि कहलाएगा अब तीसरा सिस्टम की बात करते हैं, थर्ड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जैसे इसका नाम है आइसोलेट करना। आइसोलेट की हिंदी में अर्थ होता है अलग, यानी कोई कोई नहीं कहते हैं कि मैंने अपने आप को क्या कर लिया है, आइसोलेट कर लिया, अर्थात हमको देश दुनिया से अब कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें। तो वही आइसोलेट शब्द है, उसी से बना है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो और ना ही मास का ट्रांसफर हो, इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहा जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नॉर मास इज ट्रांसफर, द सिस्टम in which neither energy nor mass is transfer between system and surrounding is called isolated system, ठीक है। यानी कि वह सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना ही एनर्जी का और ना ही मास का ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम हो गया आपका, ये सिस्टम हो गया और ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ये हो गया सिस्टम और ये हो गया सराउंडिंग। इसके बीच में नाइदर मास नॉर एनर्जी इज ट्रांसफरेबल, यानी कि ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे यूनिवर्स की बात किया जाए, ये पूरा यूनिवर्स ही कहाँ पड़ा है, एक जगह अपने आप में पड़ा हुआ है, यानी कि इसको बाकी के सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्स की बात किया जाए तो ये यूनिवर्स अपने आप में क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो या फिर थर्मस फ्लास्क, इसके एग्जांपल की बात कर लिया जाए तो थर्मस फ्लास्क, ठीक है, जिसमें मास और एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्मस फ्लास्क, जो पानी भर के रख देते हैं या फिर कोई चीज़, ऐसी चीज़ जिसमें जिस टेम्परेचर पर आप उसको रख देंगे उसी टेम्परेचर पर क्या रहता है, वो बना रहता है। तो ना ही वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और ना ही मास का ट्रांसफ़र होता है, तो उस समय उसको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो और ये चीज़ होता है, यदि मान लीजिए कि हमारे पास सिस्टम है और सिस्टम को सराउंडिंग दोनों को ले लिया जाए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देंगे तो ये बन जाएगा यूनिवर्स। तो इस प्रकार के सिस्टम हम लोगों ने देखा, 3 प्रकार के सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि थर्मोडायनामिकली किसी चीज़ की स्टडी करना है तो हमको किसी चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, और जिस चीज़ पर फोकस करेंगे उस चीज़ को सिस्टम बोला जाएगा, और उसके अलावा जो भी चीज़ बचेगी उसको क्या बोला जाएगा, सराउंडिंग बोला जाएगा। यानी कि ये चीज़ देखा हम लोगों ने कि सिस्टम हो गया,
इसके बाद यहाँ पर मास हो गया और ये हो गया एनर्जी। सिस्टम हो गया, मास हो गया, एनर्जी। तो यदि ओपन सिस्टम होगा तो मास को अलाउ करेगा और एनर्जी को भी अलाउ करेगा। यदि क्लोज सिस्टम होगा तो मास को क्या हो जाएगा, ये मास को अलाउ नहीं करेगा और एनर्जी को अलाउ करेगा। और यदि आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो आइसोलेटेड सिस्टम ना ही मास को और ना ही एनर्जी को, किसी चीज़ को ये जो है अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बीच में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिस्टम को रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, अब इसमें हम लोगों को जैसे सिस्टम तब से बात कर रहे थे हम लोग, सिस्टम जिस चीज़ पर फोकस है कि जिस चीज़ पर हमको स्टडी करना है उसी को क्या बोला गया है, सिस्टम बोला गया है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि काफ़ी सारे एप्लीकेशन में हम लोगों को आगे चल करके देखेंगे कि जो ओपन सिस्टम है या फिर क्लोज सिस्टम अगर कोई है तो उसमें जो है गैसियस फेज पर भी काफ़ी जगह उसमें देखने को मिलेगा कि गैसियस फेज जो होता है उस पर स्टडी करना पड़ता है, यानी कि गैस की जो अवस्था होती है उस पर जो है स्टडी करना पड़ता है और वो हमारा सिस्टम बन जाता है। तो इसलिए जो है गैस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि गैस मतलब गैस के फेज के बारे में, फिर से कौन कौन से नियम फॉलो करती है, टेम्परेचर के अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार क्या होता है उसमें, जो कि पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटर में, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस क्या होती है, मोल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू।